हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज ये हमारी दूसरी क्लास रहेगी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यानी कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं और आज दूसरी क्लास है। आई होप कि आप सभी ने पहली क्लास देखी होगी और अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है साथियों, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। आपके आने वाले 2 से 3 महीने में बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए आने वाली है, अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग स्टेट्स में, है ना। यहाँ तक कि सेंटर में भी वैकेंसी आने वाली है। तो पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की पहली क्लास हो चुकी है, आज की दूसरी हमारी क्लास रहेगी और हम आज शुरू करेंगे संविधानवाद को जानेंगे। सबसे पहले कि आखिर संविधानवाद, हमने शब्द को बार बार सुना, बहुत बार सुना, आखिर ये होता क्या है संविधान और संविधानवाद, आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। सभी के लिए सफिशिएंट रहेगी प्यारे साथियों, है ना। आप किसी भी डिपार्टमेंट का आप एग्जाम दोगे, पेपर पार्ट में अगर आपका जीके है ना, तो जीके में पॉलिटी जरूर पूछी जाएगी और यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए संविधानवाद को हम जानेंगे कि संविधानवाद आखिर होता क्या है ना। फिर साथियों, संविधान है ना, संविधान देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, संविधान सम प्लस विधान। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं संविधान का, तो सम प्लस विधान, विधान बोलते हैं कानून, सम मतलब समान, यानी कि सभी के लिए समान कानून, है ना। फिर साथियों, संविधान की अगर हम बात करें तो दो तरह की व्यवस्था होगी, एक होगी हमारी राजतंत्र व्यवस्था, है ना, और दूसरी होगी लोकतंत्र व्यवस्था। संविधान में कि संविधान की जो व्यवस्था होगी वो किस तरह से, यानी कि जो हमारे देश होते हैं, एक तो लोकतांत्रिक देश होते हैं, एक राजतंत्रिक देश होते हैं। राजतंत्रिक मतलब जिसमें राजशाही चलती हो, जहां राजा का शासन होता हो। एक होता है लोकतंत्र व्यवस्था वाले देश, जिसमें जनता का शासन होता हो, है ना। तो संविधान, दोनों में संविधान होगा, उनमें क्या फर्क होगा उसी के माध्यम से संविधानवाद को जानेंगे, है ना। तो प्यारे साथियों, संविधानवाद है ना, सबसे पहले मैं राजतंत्र व्यवस्था की बात करूंगा। प्यारे साथियों, राजतंत्र व्यवस्था होती क्या है कि इसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है केवल, यानी कि जो राजा होगा उसी का शासन होगा, वो शासक कहलाएगा ना। इसके अलावा वहां किसी प्रकार का, किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा उसके शासक में, ये समझिए। दूसरा, वहां जो शासक होगा वही सर्वोच्च होगा, वही सर्वोच्च होगा, जबकि लोकतांत्रिक जो देश होंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे राजतांत्रिक जो देश होती है हमारे, है ना, उसमें एक व्यक्ति शासक होता है, लेकिन यहाँ विधि का शासन होता है, यहाँ चलता है कानून का शासन। यहाँ किसी एक व्यक्ति का राज नहीं होता, बल्कि यहाँ विधि का शासन होता है। जैसे राजतंत्र व्यवस्था वाले देशों में शासक यहाँ सर्वोच्च होता है, लोकतंत्र व्यवस्था वाले देश में क्या शासक सर्वोच्च नहीं होता, बल्कि संविधान सर्वोच्च होता है ना, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना। अब यहां से आगे बढ़े, जैसे अगला पॉइंट हम देखेंगे साथियों, शासन असीमित होता है राजतंत्र व्यवस्था वाले देशों में, यानी कि ऐसा नहीं है जैसे लोकतंत्र वाला जो देश है, जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ सरकार का कब ये पता नहीं चलता कि वो अपने 5 साल पूरे करेगी या नहीं करेगी, कब गिर जाए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो राजतंत्र व्यवस्था वाले जो देश होते हैं उनमें शासन असीमित होता है, यानी कि अनलिमिटेड होता है, जब तक वो अपनी गद्दी पर रहना चाहे, है, या फिर कोई उसके अपोजिट में आके खड़ा ना हो, कोई उससे क्या ना करे, कोई उससे जंग ना करे, या फिर उसकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक उसे अपने पद से कोई हटा नहीं सकता। जबकि यहाँ शासन असीमित होता है, यहाँ शासन असीमित होता है लोकतंत्र व्यवस्था वाले देशों में। यानी कि आप देखोगे आपके भारत देश में लोकसभा होती है, जिसको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। वो 5 वर्ष के लिए जो चुनी जाएगी, वो तब तक 5 वर्ष पूरे तभी करेगी जब उसके पास पूरा क्या होगा, बहुमत होगा उसके पास। लोकसभा में अगर बहुमत है तो वो क्या रहेगी, सत्ता में रहेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ शासन असीमित होता है ना। यहाँ बहुमत पे डिपेंड करता है, कौन सा, लोकतंत्र व्यवस्था वाले देशों में। निरंकुश सरकार होती है राजतंत्र वाले में, यानी कि मनमानी वाले काम होते हैं, निरंकुश सरकार है। वहां किसी प्रकार की राजा पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपने मन का मालिक है, मनमानी करेगा, निरंकुश वाली सरकार होगी वहां पर। लेकिन यहाँ संवैधानिक सरकार है, यहाँ सरकार को संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। जो संविधान में लिख दिया है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो सरकार वही उसी वे में चलेगी, जबकि राजतंत्र व्यवस्था में नहीं है ना, याद रखेंगे। यहाँ समानता स्वतंत्रता नहीं होती लोगों के लिए, लोगों के लिए समानता या फिर स्वतंत्रता नहीं होती लोगों के लिए राजतंत्र व्यवस्था में, जबकि लोकतंत्र व्यवस्था में समानता भी मिलेगी और स्वतंत्रता भी मिलेगी, है ना। आर्टिकल 14 क्या कहता है, समानता के लिए बताता है। ठीक है,
आर्टिकल 14 से 18 क्या कहता है, समानता के लिए बताता है, जबकि 19 से 22 जो कहता है आर्टिकल, वो कहता है स्वतंत्रता के बारे में, है ना। लोकतंत्र व्यवस्था वाले देशों में क्या मिलेगी, समानता भी मिलेगी, स्वतंत्रता भी मिलेगी, लेकिन राजतंत्र व्यवस्था वाले देशों में न समानता मिलेगी न ही स्वतंत्रता मिलेगी। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर राजतंत्र व्यवस्था वाले देशों की मैं बात करता हूं, यहां पर उत्तर कोरिया है और सऊदी अरब है, ये दो देश लिखे गए जिनमें राजशाही होती है ना। यहाँ लोगों को बोलने की आजादी नहीं है ना। यहाँ लोगों को अपने मनमानी करने की आजादी नहीं है ना। संविधान तो है लेकिन आजादी नहीं है यहाँ पर, जबकि लोकतंत्र व्यवस्था वाले देशों में आजादी भी है और संविधान भी है, संविधान ही आजादी देता है ना। इसके उदाहरण है भारत, रूस और अमेरिका, है ना। अब बात कर लेते हैं संविधानवाद आखिर है क्या। प्यारे साथियों, जिस देश में संविधान है, जिस देश में संविधान है, वहां की जनता अपनी मनमानी कर सके। मनमानी का मतलब यह नहीं कि कुछ भी कर ले, यानी कि नियम के दायरे में रहकर अपना काम करे, नियम के विरुद्ध ना जाए, है ना। वहां पर विधि का शासन हो, संविधान जहां सर्वोच्च हो, शासन असीमित हो, यानी कि अनलिमिटेड नहीं हो, लिमिटेड हो। इसके अलावा संवैधानिक सरकार हो, समानता भी हो लोगों के लिए, स्वतंत्रता भी हो लोगों के लिए, वो संविधानवाद के दायरे में आता है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान है, जिस देश में संविधान है वह संविधानवाद भी होगा, है ना। लेकिन जहां संविधानवाद है वहां संविधान जरूर होगा, ये भी याद रखेंगे। जैसे मैंने नोट लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझिए, है ना। इसमें लिखा हुआ है संविधान वाले देशों में संविधान होता है। जहां संविधानवाद होगा, जैसे ये देश है हमारे भारत, रूस, अमेरिका, इनमें संविधान है तो संविधानवाद भी है ना। लेकिन मैं कह दूं कि संविधानवाद है, अगर संविधानवाद है तो 100% संविधान मिलेगा, क्योंकि संविधानवाद भी तो तभी आएगा जब संविधान होगा। लेकिन साथ ही साथ यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक संविधान वाले देश में संविधानवाद होगा। जैसे संविधान तो इन देशों में भी है, उत्तर कोरिया में भी, सऊदी अरब में भी है और बहुत सारे देश है ना। यहां पर संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद यानी कि आजादी नहीं देता, विधि का शासन नहीं है, संविधान सर्वोच्च नहीं है, शासन सीमित नहीं है, संवैधानिक सरकार नहीं है, समानता स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है ना। कौन से देशों में, जो राजतंत्र वाले देश है। यानी कि जिन देशों में संविधान होगा वहां यह जरूरी नहीं है कि संविधानवाद होगा। संविधानवाद जिस देश में होगा वहां संविधान 100% होगा, ये लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे भारत, रूस, अमेरिका, है ना, इनमें क्या है, इनमें संविधान भी है और संविधानवाद भी है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं सऊदी अरब की, उत्तर कोरिया की, यहां संविधान तो है ना, क्योंकि देश चल रहा है, इतना बड़ा देश को संभाला जा रहा है तो कुछ रूल होंगे, कुछ नियम होंगे, है ना, तो संविधान तो है, ठीक है। लेकिन संविधानवाद नहीं है, यानी कि वे आजादी नहीं है इस तरह की है। जिसमें ये वाले पॉइंट मिलेंगे वहां पर संविधानवाद होगा, इतना समझ लीजिए आप, ठीक। आगे बढ़े, आई होप कि आपको समझ आया होगा, है ना। साथियों, ये जो लिखा हुआ है इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, है ना, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है Noki24 चैनल का, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी, परीक्षा में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी लिखा जाता है लोकतंत्र की जगह, याद रखेंगे, तो इसलिए इंग्लिश भी इसका पता होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है निर्वाचित व संवैधानिक सरकार होगी यहाँ पर, यानी कि चुनी हुई सरकार होगी, वोट डालोगे आप सरकार बनाओगे, और जो सरकार होगी वो संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी, संविधान के हिसाब से चलेगी। लोकतंत्र का मतलब है ना। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जिसमें जनता शासन करती हो, जनता राज करती हो, है ना, वो उसको कहते हैं लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। यहां लोगों को समान अधिकार होता है, लोगों को समान अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर है तो उसके लिए कानून अलग होंगे, कोई गरीब है तो उसके लिए कानून अलग होंगे। यानी कि अगर आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, है ना, मेल है या फीमेल है, सभी के लिए कानून समान होंगे। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, है ना, तो आप उस कैटेगरी के आधार पर, अगर आप निम्न कैटेगरी के हैं, है ना, तो आपको उस कैटेगरी के आधार पर आपको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि एक निगाह से देखा जाएगा, लोकतंत्र यही कहता है, ठीक है। आगे बढ़े, इससे आगे जान लेते हैं, ठीक है। नागरिकों को यह स्वतंत्रता दी जाएगी लोकतंत्र में, नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाएगी। स्वतंत्रता बहुत तरह की है, बोलने की, खाने पीने की, घूमने फिरने की, धर्म को मानने की, बहुत सारी स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 19,
समझ लीजिए। और जनता का यहाँ पर शासन होगा। जनता का शासन कैसे होगा? जनता का शासन ऐसे होगा कि वोट डालने का अधिकार होता है, अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, संसद में, है ना, विधायिका में अपना पसंद का प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार होता है। सरकार जो चलेगी, सरकार जो चुनी जाएगी, जनता अपनी पसंद की सरकार चुनती है और वो जब चाहे सरकार बदल भी सकती है। यही लोकतंत्र है ना। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको आगे से हटा दिया जाएगा उसको। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, राज्य, राष्ट्र, देश, शासन प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र, इसके बारे में जान लेते हैं। ये भारतीय संविधान का हम ये कह सकते हैं कि इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। राज्य, राष्ट्र और देश ये एक ही चीज है। राज्य, राष्ट्र और देश एक ही चीज है। आगे बताऊंगा मैं इसमें कि राज्य, राष्ट्र और देश कैसे। देखिए, कोई भी अगर राज्य है उसके पास चार चीज होंगी। सबसे पहले जनसंख्या होगी उसके पास अपनी, दूसरा उसके पास अपना क्षेत्र होगा, तीसरा चुनी हुई सरकार होगी और चौथा उसको संप्रभु यानी कि अपने फैसले खुद लेने का उसके पास अधिकार होगा। वो राज्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है, याद रखेंगे। अब जैसे देश है, देश कहते हैं भौगोलिक, देश क्या कहते हैं? भौगोलिक स्थिति यानी कि देश, है ना। वो आगे चलो बात करेंगे उस पर। अब हम इससे समझ लेते हैं, राज्य, राष्ट्र, देश, शासन प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र जो होगा वो दो तरह का होगा। एक होगा कौन सा? लोकतंत्र, और दूसरा होगा राजतंत्र। समझेंगे, है ना। लोकतंत्र भी दो तरह का होगा, एक होगा प्रत्यक्ष और एक होगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। ठीक है, वही राजतंत्र की बात करते हैं तो एक होगा पूर्ण राजतंत्र, दूसरा होगा अपूर्ण राजतंत्र या फिर संवैधानिक राजतंत्र, या हम उसको वैधानिक राजतंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात कर लेते हैं प्यारे साथी। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट लोकतंत्र, है ना, जिसमें जनता द्वारा कानूनों का निर्माण होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, हमारे भारत देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन जो जिस देश में डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें जो जनता है वो कानून खुद बनाती है ना। वो कानून क्या करेगी? खुद बनाएगी। और ये चार तरह से होता है, इसमें चार तत्व इसमें पाए जाएंगे। अब वो कौन कौन से देश है? जैसे घाना है, स्वीडन है, लातविया है ना, ये वो देश है ना। चलिए आगे बढ़े। इसमें चार तत्व पाए जाएंगे, कौन से में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले जो देश होंगे इसके चार तत्व पाए जाएंगे। वो चार तत्व अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। जिसमें पहला तंत्र है नागरिक पहल। पहला कौन सा है? पहला है नागरिक पहल। नागरिक पहल का मतलब है नागरिकों को द्वारा कानूनों का निर्माण, नागरिकों के द्वारा कानूनों का निर्माण या फिर उनसे सरकार के द्वारा कानूनों का निर्माण कराया जाना, है ना। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले देश होंगे वहां पर जनता खुद कानून बनाएगी या फिर वहां की जो सरकार होगी जनता से कहेगी कानून बनाओ, यानी कि उनका मशवरा लेगी। ठीक है, ये तो होगा नागरिक पहल। दूसरा होता है जनमत। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें चार तत्व पाए जाते हैं। चार तत्व के पाए जाने पर उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जिसमें पहला नागरिक पहल है, दूसरा जनमत है। अब देखिए जनमत क्या है? नागरिकों की राय किसी विशेष मुद्दे पर ली जाती है। यहाँ पर जो नागरिकों की राय है वो किसी विशेष मुद्दे पर ली जाती है, लेकिन ये जो राय होगी ये बाध्यकारी नहीं होगी, याद रखेंगे। बाध्यकारी मतलब मानना जरूरी नहीं होगा, सरकार चाहे मान ले या चाहे ना माने, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, याद रखेंगे जनमत। दूसरा हो जाता है प्यारे साथियों जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, ये भी जो जनमत संग्रह है ये भी तत्व है तीसरा, और ये किसी विशेष मुद्दे पर जनमत संग्रह होता है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ये बाध्यकारी है, यानी कि मानना ही पड़ेगा। क्या होगा? मानना ही पड़ेगा इसको। इसको ऐसा नहीं है कि जनमत संग्रह हुआ और सरकार कहती है हम नहीं मानने, नहीं, इसको तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का तीसरा तत्व है। अब चौथे की बात कर लेते हैं। तत्व मतलब एलिमेंट, है ना, ये समझेंगे, इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। वापस बुलाना, ये वापस बुलाना क्या है? प्यारे साथियों ऐसा होता है कि जैसे हम किसी अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, हमने वोट किया किसी के लिए, है ना, कोई प्रतिनिधि, हमने एमएलए बनाया, हमने क्या बनाया? हमने एमपी बनाया। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी फिर या फिर एमपी बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। अब हमारे नजरों में शुरू में तो ऐसा हुआ कि उसकी छवि बहुत अच्छी है और हमने उसको वोट दे दिया, चुन के भेज दिया। कहाँ? संसद चले जाइए, है ना, विधानसभा चले जाइए, वो चले गए। लेकिन जो आपने उससे उम्मीद की कि ये हम इसको चुन के भेज रहे हैं तो ये हमारे लिए काम करेगा, लेकिन उस उम्मीद पर वो इंसान
या वो आपका प्रतिनिधि खरा नहीं उतरता है, तो इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये पावर दी गई है कि वो समय से पहले वापस भी बुला सकता है। यानी कि अगर जनता को ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा है प्रतिनिधि, तो वो जैसे वोट देकर उसको भेजा गया था, ऐसे ही उसको वापस भी बुला सकती है। यानी कि उसे अपने पद से भी हटाने की पावर जनता को होती है। कहां? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। ये 4 तत्व पाए जाते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूं वही, तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। जैसे हमारा भारत देश है, हम वोट डालते हैं अपने प्रतिनिधि को, वो कहां जाते हैं? विधानसभा या फिर संसद में जाते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं वहां पर, है ना। लेकिन प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में जनता खुद कानून बना लेती है ना, सरकार उनकी सपोर्ट लेती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ सरकार जनता की कोई मशवरा नहीं लेती, कोई सपोर्ट नहीं लेती, बल्कि जो आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, आपने जिनको वोट दिया है, वो आपके लिए कानून बनाते हैं। अब वो एक अलग चीज है कि वो कानून आपके हित में है या आपके हित में नहीं है। जैसे अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे कानून आते हैं और जनता उसमें आंदोलन करती है, सड़क पर बैठ जाती है, धरने प्रदर्शन होते हैं, है ना। बहुत सारों के हित में होते हैं, बहुत सारे के हित में नहीं होते। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, प्रतिनिधि जब आप उनको चुन के भेज देते हो, वो आपके लिए कानून बनाते हो, वो अलग चीज है कि वो कानून कैसे हैं, है? ये अलग चीज है। ठीक है, चलिए। और सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी अपना हमारा भारत ही है। पिछली वीडियो में बताया था, इसमें बता दूंगा ना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अपना भारत है, याद रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़े, एक और पॉइंट यह समझ लीजिए, पूर्ण राजतंत्र राजशाही, जो हमारा राजतंत्र वाला है ना, हम पढ़ रहे थे राज्य राष्ट्र देश शासन प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र को हम जानेंगे तो 2 प्रकार का है, एक लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और दूसरा राजतंत्र पूर्ण और अपूर्ण, है ना। तो पूर्ण राजतंत्र यानी कि राजशाही वाली की अगर मैं बात करता हूं, तो स्वाजीलैंड, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ओमान, ये देश है जिसमें पूर्ण राजतंत्र है यानी कि राजशाही है। यहां पर सरकार नहीं, है ना, यहाँ पर सरकार नहीं, यहाँ पर जनता का कुछ नहीं, यानी कि राजा का ही शासन होता है। यहाँ पर राजा ही अपने हिसाब से काम करेगा, है ना। यहाँ पर जनता को आजादी नहीं है, यहाँ पर वहां के लोगों को कोई आजादी नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई समानता नहीं है। राजा को ही पावर दी गई है, राजा के पास ही पावर है, वो जैसा चाहे जो चाहे वो कर सकता है। ये है पूर्ण राजशाही यानी कि राजतंत्र। ठीक है, दूसरा हो जाता है कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि जिस देश में राजा होगा लेकिन वहां संविधान भी होगा, राजा होगा और संविधान भी होगा, है ना। वहां पर जनता को पावर भी दी गई होंगी, वहां जनता को स्वतंत्रता भी दी गई होगी, समानता भी दी गई होगी, वहां पर विधि का शासन भी होगा, वहां पर संविधान भी सर्वोच्च होगा, वहां पर शासन भी सीमित होगा, हर चीज होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जापान, है ना। कौन सा? वो है हमारा जापान, जहां पर संविधानवाद पाया जाएगा। जिस देश में संविधानवाद पाया जाएगा वहां पर संविधान भी पाया जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है जिस देश में संविधान है वहां पर संविधानवाद होगा, लेकिन जिस देश में संविधानवाद है वहां संविधान जरूर होगा। अगला है वैधानिक राजतंत्र। वैधानिक राजतंत्र, वैधानिक राजतंत्र का एग्जाम्पल है आपका ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। यहां पर संविधानवाद है लेकिन संविधान अलिखित है, याद रखेंगे। यह वैधानिक है, क्या है? यहां पर वैधानिक है ना, वैध तो है, वैधानिक है ना, संविधानवाद भी यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़े, आगे बढ़ के प्यारे साथियों लास्ट वाला पॉइंट हमारा वो देख लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के आधार पर हम लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, और दूसरा होता है एकात्मक व्यवस्था यानी कि यूनिटरी सिस्टम। अगली वीडियो में प्यारे साथियों, तीसरी वीडियो में हम यही जानेंगे केंद्र और राज्यों के बीच लोकतंत्र में संबंध किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। दूसरी वीडियो हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया। जो आपके ये नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, Naukri24 लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए Naukri24 से। साथियों, है ना, Naukri चैनल है, बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक आपको, तैयारी करिए। 2 से 3 महीने में बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग विभाग में आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए और अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।